नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे पिछले एक साल में देश में किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा का दानव एक बार फिर सर उठाता नजर आया है। देश के अलग अलग राज्यों में हुई घटनाएं क्या इशारा कर रही हैं और उसके पीछे के कारण क्या हैं और किस तरीके से समाज, सिस्टम या फिर राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। और इस चर्चा पर शामिल हो रहे हैं हमारे साथ तीन खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं शबनम हाशमी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार झा साहब। मनोज जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अनंत जी, जो कि चीफ ऑफ ब्यूरो हैं चाकाल से। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। शुरुआत अनंत जी आपसे करना चाहूँगा। अगर हम ताज़ा मामले को देखें, महाराष्ट्र के धुले में जहाँ पर जो वायलेंस की घटना सामने आई और उसके बाद अब तक जो जानकारी है, करीब 4 लोगों की मौत की जानकारी है और कई सारे लोग घायल हुए हैं। ये एक ताज़ा मामला है, लेकिन अगर हम पिछले 12 या 13 महीने की तरफ लौटें तो कई अलग अलग हिस्से हैं, देश के अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। आखिर क्या बड़ी वजहें इसके पीछे आप देखते हैं? नहीं, अब ये धुले का जो मामला है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो एक बहुत ही छोटे से कारण से ये हादसा शुरू हुआ। ये जो दंगा फसाद जो है वो शुरू हुआ है और जो हमें जानकारी है कि एक दो अलग अलग कम्युनिटी के एक जो युवक और युवती थी, उनके प्यार का मसला था और उसके कारण जो दोनों कम्युनिटी के जिनको ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने कोई एक बहाना ढूंढा कि इसके ऊपर अपनी विरोध जताने के लिए, और एक छोटे से कारण से ये दंगा फसाद धुले में शुरू हुआ है। और वैसे धुले सेंसिटिव इस मामले में है क्योंकि मालेगांव नज़दीक ही हैं और मालेगांव की हिस्ट्री भी आप सबको पता है। और धुले की वैसे हिस्ट्री थी नहीं कम्युनल वायलेंस की, लेकिन 2008 में धुले में ऐसे ही एक भयंकर कम्युनल राइट हुआ था और जिसमें 12 लोग मारे गए थे। इसमें तो 4 मारे गए हैं और शुक्र है कि पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरह से स्थिति को संभाले हुए हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो दो कम्युनिटी के बीच में तनाव की जो स्थिति खाली महाराष्ट्र में नहीं और भी देश के हिस्सों में हम जो देख रहे हैं, और उसका जो उद्रेक है, उसका जो विस्फोट है, वो किसी एक कारण एकदम अचानक हो जाता है। मुझे लगता है कि इसमें समाज की कुछ हिस्सेदारी है, कुछ प्रशासन को भी जिस तरह से अलर्ट रहना चाहिए वो भी एक भाग है। लेकिन धुले में कम से कम पुलिस ने काफ़ी हद तक इस स्थिति को संभाले हुए हैं। चलिए, आपने कहा कि शुरुआती जो कदम उठाए गए स्थानीय प्रशासन की ओर से वो सही कदम कहे जा सकते हैं, इसके चलते इस पूरे मामले को फिलहाल रोका जा सका है। शबनम जी, अगर हम धुले को ही देखें या फिर इससे जुड़े अगर हम पीछे लौटें, उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आए पिछले 12-13 महीने में। इसके अलावा अगर हम आसाम की बात करें, क्या आपको लगता है कि शुरुआती तौर पर जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है सिस्टम की, वहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस की, वो पूरी तरीके से नज़र आती है या वो शुरुआती बड़ा कारण दिखता है ऐसे मामलों के आगे बढ़ने, उनके एक बड़े हादसे के रूप में तब्दील होने के पीछे? देखिए, बड़ा कारण तो जो मैं समझती हूँ वो ये कि जब एक समाज में नफ़रत के बीज बो दिए जाते हैं और इतनी नफ़रत एक दूसरे से हो जाती है या इतनी गलत फहमियाँ दिलों में, दिमागों में बिठा दी जाती हैं, तो एक छोटी सी वजह भी बहुत बड़ी बन जाती है। मुझे जो धुले की जानकारी मिली है और जो मैंने वहाँ रहने वालों से बातचीत की है, उसका एक बहुत अलग वर्जन है। और वो ये है कि कुछ लोग मौलवीगंज में खाना खाने आए और उन्होंने शराब पिए हुए थे और खाना खाने के बाद उन्होंने पैसा देने से इनकार किया। झगड़ा हुआ, फिर वो वापस गए और फिर वो और लोगों को लेके आए और उसके बाद ये सारा मामला भड़का। लेकिन उसके बाद भी जब वहाँ पे दंगा फसाद शुरू हो गया, पत्थरबाजी हुई, 2 घर भी जला दिए गए उसी इलाके में। और ऐसा भी हुआ कि वहाँ पे सुना है कि शिवसेना के लोगों ने फायर ब्रिगेड को नहीं आने दिया कि वो बुझा सके। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका क्या होती है? क्या हमारी पुलिस हमेशा एक ही तरफ गोली चलाती है? क्या हम पुलिस को कभी सेंसिटाइज करने में कामयाब होंगे या नहीं?
जो हमने हिस्ट्री देखी है, जो पुलिस की अपनी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत फेमस वी.एन. राय की स्टडी है, उसमें भी यही बात निकल के आती है कि पुलिस जो है वो एक तरफा व्यवहार और कार्रवाई करती है, और ये भी कि जो लोग मारे जाते हैं और जो लोग जेलों में हैं वो भी एक तरफ के ही ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि जिस वक्त दंगा भड़क गया उस वक्त तो शायद आप कुछ ना कर पाएँ, लेकिन जब समाज में शांति है उस वक्त जो दिमाग हैं, जो दिल है, उनमें तब्दीली लाने के लिए जो जिस काम की ज़रूरत है वो काम नहीं हो रहा है। वो जी मनोज जी, जिस तरह की शबनम जी कह रही है, आनंद जो बता रहे थे, असल में क्या ये माना जा सकता है कि शुरुआती स्तर पर जब बेहतर कदम उठाकर प्रशासन वहाँ पर ऐसे मामलों को रोक सकता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन आंशिक तौर पर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, तो क्या राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर कुछ संगठनों का हस्तक्षेप उस मामले को कहीं ना कहीं ज़्यादा बिगाड़ता है और उस चिंगारी को हवा देता है? बिल्कुल। असल में दंगों का अगर आप इतिहास देखें पिछले 50-60 वर्षों का और ये 1.5 वर्षों का, तो आप पाएंगे कि इनमें आप जिस प्रशासन के इंटेलिजेंस इनपुट की बात करते हैं, अगर वही पक्षपातपूर्ण हो तो आपको इंटेलिजेंस इनपुट से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालात ये है कि दंगों का एक कॉन्टेक्स्ट होता है और एक उसका एक मेन टेक्स्ट होता है, जिसमें शबनम जी जो कह रही थी वो था मेन ट्रिगर जिसकी वजह से हुआ। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक असमान स्थिति बनी हुई है समाज में, जहां एक खास समुदाय को आप चाहते हैं कि एक खास शर्त पर रहे। हम सब में से किसी को पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि पिछले 20 वर्षों में जो राजनीति की दिशा बदली उसमें नफरत को इतना पॉलिटिकल प्रीमियम मिला, जिसकी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देकर के लोग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन तक पहुंचे। तो इस वजह से क्या हो गया है कि समाज में अंदर विखंडन है। हर शहर में एक निश्चित कौम के व्यक्ति के रहने के इलाके को आप पाकिस्तान कहते हैं और वो पॉलिटिकल वोकैबुलरी का हिस्सा हो गया। आपने हाल में देखा होगा कि मुंबई के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में लादेन नगर, छोटा पाकिस्तान, अगर इस समाज में इस तरह की चीजें नेचुरलाइज हो रही हैं तो मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत ही विडंबनात्मक स्थिति है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। ये 21वीं सदी का भारत नहीं है जहां आप चाहते हो कि बाजार उदार हो और समाज अनुदार हो, समाज में दक्षिणपंथी राजनीति चले और बाजार जो है उदारवादी राजनीति पे चले। ये एक विरोधाभास है जिस वजह से धुले, उत्तर प्रदेश के 10 शहर, तमिलनाडु, नए नए जगह हैं जहां आपको इस तरह की विखंडनात्मक प्रवृत्तियां नजर आ रही हैं। एक आखिरी चीज मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अक्सर क्या होता है कि शासन और प्रशासन की विश्वसनीयता भी लो हो गई है। आप अगर एक पक्ष जो कि पीड़ित पक्ष है उसे पता है कि अगर मैं प्रशासन के पास गया तो जेल में ही जाऊंगा, तो उससे क्या हो रहा है कि एक जो पहले बात चलती थी कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी एक खास वर्ग को सेकंड क्लास सिटीजनशिप देना चाहती है, एक लेवल पर ये जो प्रयोग गुजरात से शुरू हुआ ये भयावह लगता है। खुदा न करे मतलब कहीं से भगवान ऐसा ना करें कि देश के भी बाकी स्थिति में बाकी क्षेत्रों में यही स्थिति हो। अनंत, असल में जो मनोज कह रहे हैं बहुत अहम है कि जब बाजार के हम उदारवाद के फायदे देख रहे हों और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन जब समाज की बात आती है या फिर बराबरी के हक की बात आती है तो फिर हम उससे उलट तस्वीर सामने रखना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि उससे उलट चीज़ें सामने हों और वो फ़ायदेमंद हों। वाकई ये जो एक फॉर्मूला है यही वो एक कह सकते हैं कि सबसे ख़तरनाक मिश्रण है इस वक्त, जो कि इस तरह के मामलों के जन्म का बड़ा प्रेरक और कारण है। नहीं, बिल्कुल सही है उनका, मनोज जी का, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया हमारे देश में 1991-92 से जो शुरू हुई है उससे समाज में एक जो तबका है, एक क्लास जो है वो निश्चित तौर पर उनके जो जीवन मान है उनका जो है उसमें समृद्धि आई है, एफ्लुएंसी आई है। लेकिन आप हमेशा देखिए कि जो एफ्लुएंसी है वो हमेशा वो समाज को सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से उदार करने के बजाय बिल्कुल उल्टी दिशा में उनको ढकेलती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो ये बड़े बड़े बुआ बाबा और मंदिरों में जाके ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ या उत्सव जो बड़े बड़े धार्मिक होते हैं उनमें इन लोगों की संख्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आर्थिक उदारवाद है वो आदमी को स्पर्धा में जिस तरह से ढकेलता है और उससे
ऑब्वियसली वो जो करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, उस स्पर्धा से उसके हाथ से जो कुछ पाप होते हो तो वो धुलने के लिए वो शायद सामाजिक दृष्टि से उदार होने के बजाय, कल्चरली उदार होने के बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुदार बनने की प्रक्रिया आप ऐसे समाज में हमेशा देखेंगे। और मुझे लगता है कि इन ये जो हादसे हम जो देख रहे हैं, ये दंगों की जो चीज़ें हैं या समाज में जो नफ़रत का जो वातावरण हम देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक स्थिति है। और ये जो धुले की बात शबनम जी ने कही, एक्चुअली दिस वाज अ ट्रिगर पॉइंट। जो इग्नाइट हुआ दंगा, वो तो बाकायदा वहाँ एक बहाना ढूंढा गया कि किसी ने पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं। उसके पीछे, क्योंकि मैं पूरी तरह से ये चीज़ें अभी सामने नहीं रख सकता, वो अच्छा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि स्थिति अभी सामान्य होती जा रही है वहाँ, लेकिन इसके पीछे जो थोड़ी सी जो बैकग्राउंड होती है और एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढा जाता है कि चलो इससे दंगा भड़काए, तो मुझे लगता है कि समाज में सचमुच में जो नफ़रत का वातावरण हम देखते हैं और कुछ जो तत्व है जो हमेशा इसको बढ़ावा देने की सोचते हैं। लेकिन आनंद जी, जो शबनम जी ने कहा बहुत वैलिड पॉइंट, और बहुत अगर कहा जाए कि असल में जब सब कुछ शांत होता है तो हम शायद उस शांति का मजा ले रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं किसी अनहोनी घटना या हादसे घटना का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मनोज जी, आपको लाना चाहूंगा यहाँ पर, असल में क्या वही वक्त है जब न सिर्फ समाज को, सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम संगठनों को उसी वक्त प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, जब जैसे शबनम जी कहा कि हम जब शांत हैं, सब कुछ ठीक है, तब हमें उस कट्टरवाद के घुन को निकालना होगा, मारना होगा, सोच बदलनी होगी। बिल्कुल सही बात है। असल में क्या हुआ है कि पिछले 20 वर्षों में, मैं बार बार 2 दशक का जिक्र इसलिए करता हूं कि ये राम जन्मभूमि आंदोलन को मैं एक मेटाफोरिकल सिर्फ नहीं, एक लैंप पोस्ट की तरह हमारे इतिहास में है, समसामयिक इतिहास में है, क्योंकि चीजें उसके बाद बहुत तेजी से बदली हैं। अक्सर क्या होता है कि शांति के क्षणों को हम ये मान के चलते हैं कि अब ऐसा रह जाएगा। हम इस बात को नहीं मानते कि सबटेरेनियन लेवल पर फिशर्स हैं जो ये कह रही थी कि ये नफरत कंटेन्ड आपको दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपरेंट, मतलब एब्सेंट, वो रहता है। लेकिन उसमें अक्सर जब आप देखेंगे, पीस कमेटी की भी बात होती है, इतना रिचुअलिस्टिक है। सांप्रदायिक सौहार्द का जो पूरा मॉडल हमारे मुल्क का है, उसके सिंबॉलिज्म को अगर आपको देखें तो वो हॉलो दिखता है। इस वजह से शायद मुझको लगता है कि जिस तरह की आप लोगों की वजह से एक खास किस्म की प्रोएक्टिव कोशिश हुई है बलात्कार के मामले के बाद, एक जज्बा पैदा किया गया है। मैं समझता हूं कि भड़काऊ भाषण, नफरत की राजनीति के खिलाफ भी एक उसी तरह के जन आंदोलन और जज्बे की आवश्यकता है। एक बार एक ढंग के व्यक्ति को सजा झेलनी पड़ेगी और उसको पॉलिटिकल प्रीमियम नहीं मिलेगा तो आप देखेंगे चीजें बदलेंगी। नफरत बिकाऊ हो रहा है, बाजार में बेच रहे हैं नफरत को। जब आप बाजार में नफरत को बेच रहे हैं तो उससे सियासत करने लगते हैं आप। मैं समझता हूं कि जो बात आप कह रहे थे, एक प्रोएक्टिव सेक्युलरिज्म का भी एक प्रोएक्टिव स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिज्म हो और वो एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हो। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन जो बात कही है इस वक्त मनोज ने कि बहुत अहम है कि असल में किस तरीके से जो नफरत है जब वो बाजार में बिकती है और फिर उसका राजनीतिक नफा नुकसान देखते हुए उसे और आगे ले जाने की कोशिश होती है और उसके फायदे देखे जाते हैं। इस पर कैसे लगाम लगेगी और क्या दूसरे बड़े कारण हैं, उस पर होगी चर्चा ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का दानव एक बार फिर सर उठाता नजर आ रहा है। पिछले करीब 1 साल की अगर हम पन्नों को पलटें तो प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की बात करें, वहाँ पर कई शहर हैं जो इस तरह की घटनाओं में दिखे हैं और जहाँ पर इसकी आग भड़कती दिखी है। आखिर क्या बड़ी वजह हैं और कैसे इस तस्वीर को हम रोक सकते हैं, इस पर खास चर्चा हो रही है। शबनम जी, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि असल में जब बाजार में नफरत को बेचा जाता है तो उसके नफ़े और नुकसान को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज या फिर लीडर्स भड़काऊ भाषण देते हैं और उसके नफ़े नुकसान से उनकी राजनीति चलती है। अब इस पूरी चेन को तोड़ा कैसे जाए?
देखिए, इस चेन को तोड़ने का कोई आसान तरीका नहीं है। इस चेन को तोड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं, बहुत कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सारी कोशिशें वो सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं। सरकारी जो कोशिशें हैं, जैसे मनोज ने भी कहा, वो बहुत कॉस्मेटिक हैं, बहुत वो ऊपरी तरह की हैं। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की भाषा है, ये भाषा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये अब इससे मामला बहुत आगे निकल गया। क्योंकि जब आके आपके कान में ये बताया जाए कि वो तुम्हारा दुश्मन है और वो ये करता है तुम्हारे खिलाफ, और आप सिर्फ यही गाना गाए जाएं कि हमने सारे धर्मों की प्रार्थना इकट्ठी कर ली तो हम भाई भाई हो गए, या हमने ईद और होली इकट्ठा मिला ली। अब आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, अब आपको ये एक्सपोज करना पड़ेगा कि जो फैशिस्ट ताकतें हैं, जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, चाहे वो हिंदू राइट की हैं या मुस्लिम राइट की हैं, उनकी क्या पॉलिटिक्स है, वो किस तरह ऑपरेट करती हैं, वो किस तरह नफरत फैलाती हैं, और उनको किस तरह काउंटर किया जाए। और ये पॉलिटिकल भाषा है। अभी ये जो एक पूरा का पूरा तमाशा सा बन गया है कि आप एनजीओ हैं, आप सिविल सोसाइटी हैं, तो आप पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो बातें कीजिए जो कन्वीनियंट हैं, आप सिर्फ शांति की बात कीजिए, तो आप आंतरिक शांति की बात कीजिए, लेकिन आप बाहर जो उसके जो वजूहात हैं, जो उसकी रीजंस हैं, उसको आप पॉइंट आउट मत कीजिए। आप कहने की तमाम जो रीजन हैं उस पर चर्चा नहीं होती, उसके निवारण की बात नहीं होती, सिर्फ हम सिंबलाइज के कह सकते हैं कि वो तमाम माध्यम, वो तमाम कदम उठाने की कोशिश करते हैं जिससे दिखता रहे कि हम सब एक हैं, दिखता रहे एक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको नफरत की राजनीति से लड़ना है तो उसको आप राजनीतिक तरीकों से ही लड़ सकते हैं। आपकी जो भाषा होगी वो राजनीतिक ही होगी। आपको कहना पड़ेगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो नामंजूर है, जो तोगड़िया कह रहा है वो नामंजूर है, भागवत जो कह रहे हैं वो भी, भागवत जो कह रहे हैं, या आशाराम बापू, वो नामंजूर है। और वो क्यों नामंजूर है आपको कहना पड़ेगा। और जैसे ही वो आप कहेंगे, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि आप तो सोशल वर्कर हैं, आप काहे को पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। राइट। आप जो भी समाज में करते हैं उसकी एक राजनीति होती है। राजनीति के बगैर चुप रहने की भी एक राजनीति होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में ये हो रहा है कि सामाजिक काम के नाम पे और नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पे चुप रहने की और चीज़ों को ढका देने की राजनीति हो रही है। आनंद जी, बहुत ही एक कह सकते हैं कि कड़वा सच जो शबनम ये कह रही हैं, असल में यही सच है जो कि इन तमाम तस्वीरों के पीछे खड़ा होता है बार बार, और इस सच को देखने, समझने या फिर उसे महसूस करने की कोशिश हमारी सरकारें या फिर वो सिस्टम नहीं करता। नहीं, इसमें एक मैं और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, शायद कोई इससे सहमत हो न हो, लेकिन हमारी राजनीति और हमारी सरकार की नीतियाँ हैं या पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनकी राजनीति जब तक अपीजमेंट की और वोट बैंक ही रहेगी, तब तक ये जो विकृतियाँ हैं वो रहेगी। अब आज हम वो जो ओवैसी साहब ने जो कोई बयान दिए थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, इस तरह की मांग ज़ोरों शोरों से उठी है, लेकिन अभी तक उनको ना पकड़ा गया है, ना कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई। जो लोगों का जो गुस्सा है उसको एक्शन में लाने के लिए पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जी। तो मुझे लगता है कि ये जो अपीजमेंट या वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है, वो सबसे अहम एक मुद्दा होगा कि जिसके ऊपर हमें उठना होगा। कट्टरपंथ चाहे इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, लेकिन कट्टरपंथ का विरोध करना, ये जब तक हम एक बेसिक पॉलिसी के तौर पे अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे और उस पर काम नहीं करेंगे, और फिर जैसे मैंने कहा अपीजमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स, चलिए आपने पॉइंट जो रखा उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज जी। मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि मैं बड़ा हुआ हूं पॉलिटिकली और सोशली, पढ़ाई परिवेश राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ आंदोलनों से कितने रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिए गए। 55 शहर एक साथ जल रहे थे 89-90 में, और उन शहरों को जलाने वाला शख्स जिसकी वजह से ये सारा आंदोलन खड़ा हुआ, वो सबसे नंबर 2 के पोजीशन में पहुंचते हैं। मैं मानता हूं एक समाज के रूप में हम उस तरह का सिस्टम विकसित नहीं कर पाए हैं कि इस तरह के लोगों पे कोई मॉरल चेक हो। जो ये बात कह रही थी कि अगर लेफ्ट का मतलब दक्षिण पंथ किधर का भी हो, हरे रंग का हो या भगवे रंग का हो, विरोध होना चाहिए और वैसी के खिलाफ विरोध होना चाहिए। तो हमें इस बात का भी कष्ट है कि इसी राजनीति को लेकर के कोई लगातार चुनाव जीत रहा है।
उसका भी विरोध होना चाहिए। जी, एक पॉइंट मैं तीनों से रिएक्शन चाहूंगा। जो सबसे बड़ी चीज दिखती है जब इस तरह के मामले सांप्रदायिक हिंसा की बात सामने आती है, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा शबनम जी। असल में स्टेट जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, जो सरकारें हैं या फिर जो सिस्टम होता है, वो आपको नहीं लगता कि कहीं प्रोएक्टिव रोल जो दिखना चाहिए उसका वो नजर नहीं आता है? नफे नुकसान का खेल पहले ही सेकंड से शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका जो रोल होना चाहिए वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। और मैं मानती हूँ, और ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त जो ऐसी पोजीशंस में रह चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि कोई भी किसी भी जगह पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 24 घंटे से ज़्यादा दंगा चलाना पॉसिबल नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसे फ़ौरन रोका जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आज तक सेंसिटाइज नहीं कर पाए, उनको न्यूट्रल नहीं बना पाए, वो न्यूट्रल नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल नहीं है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पक्षपात करता है खड़े होके, और या ये कि वो होने देता है, वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आता है। ऐसा भी होता है कि जहाँ रोक सकता है वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि होने दो, दंगा होने दो या दंगा चलने दो। ऐसे हालात हमने देखे हैं, गुजरात में भी देखे हैं और जगहों पे भी देखे हैं। मनोज, मैं इसी सिलसिले में इनसे जुड़ी बात कहूँ। विभूति नारायण राय जिनका इन्होंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा 24 घंटे अगर एक पुलिस ऑफिसर जो कमांड में है, दंगों के कोई भी कारक हो, कितनों भी मामला हाथ से निकल रहा हो, लेकिन अगर वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर। लेकिन अक्सर क्या आप देखेंगे कि दंगों में पुलिस का रवैया भी पक्षपातपूर्ण होता है, और इसके लिए हमें पीएचडी थीसिस की आवश्यकता नहीं है। हम हर रिपोर्ट में सरकार के खुद के कमीशन हैं, मैडॉन कमीशन, रेड्डी कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन, सरकार उन कमीशन को अपॉइंट करने के बाद उसकी धूल झाड़ने तक नहीं जाती है। अगर इस तरह के समाज में हम रहेंगे तो मैं समझता हूं कि धुले कल और होगा, तमिलनाडु में फिर और घटनाएं होंगी। आवश्यकता इस बात की है कि समाज और सत्ता के बीच में एक संवाद हो, जहां सत्ता समाज के सरोकारों से इनकार ना कर सके। लेकिन कब तक होगा कि कब तक सांप्रदायिक दानव, जो हिंसा का दानव है, इसकी आड़ में नफा नुकसान जो राजनीति का है, वोट बैंक का है, आखिर कब तक? बहुत तंत्र में सुधार की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने शिवसेना के कुछ एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जुडिशरी का मामला है, मैं कह रहा हूं कि आपने हिंदुइज्म के नाम पे वोट मांगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, अब वोट मांग सकते हैं। अगर ये नजरिया हो पूरे मैनेजर का तंत्र, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल क्लास, जुडिशियरी, मीडिया को भी तय करना होगा कि राज ठाकरे, अकबरुद्दीन ओवैसी, मोहन भागवत जैसे लोगों को आप जितना ही स्पेस देते हैं, अगर उनके नफरत की बात भी आप बार बार दिखा रहे हैं ना, तो उनके नफरत की सियासत को, जो उनका मकसद है, आप उसको पुख्ता कर रहे हैं। आनंद जी, आप एग्री करते हैं मनोज से? नहीं, मनोज से मैं काफ़ी एग्री करता हूं, क्योंकि इसमें मीडिया का भी रोल अहम है। अगर एक ही चीज़ आप आसाराम बापू का जो स्टेटमेंट है, या ओवैसी का स्टेटमेंट है, या और जो बेतुकी बातें करने वाले नेता हैं, उनको इस तरह से अगर पब्लिसाइज करोगे तो मुझे लगता है कि उससे भी एक समाज में उसकी भी एक प्रतिक्रिया होती रहेगी। तो उसकी मर्यादा का उल्लंघन भी मीडिया ने नहीं करना चाहिए। आपको इन्फॉर्म करना है सोसाइटी को, उतना आप इन्फॉर्म करके वहाँ छोड़ दीजिए। लेकिन जो बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं, जैसे सांप्रदायिकता है, कट्टरता है, और मुझे लगता है कि जो रीजनलिज्म, जिस तरह से राज ठाकरे बोल रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि जो बलात्कारी आरोपी है उसमें से एक ही बिहारी है और बाकी सारे दूसरे राज्यों से है, लेकिन वो बिहार के ऊपर गरज पड़े हैं। तो इस तरह के जो खतरे हमारे समाज के सामने है, तो खाली सांप्रदायिकता या कट्टरता नहीं है, जो प्रादेशिकवाद है, हर चीज़ में आप अगर कट्टरता से बात करना शुरू करोगे तो मुझे लगता है कि ये समाज टूट जाएगा। यानी कि बड़ी तस्वीर को हम बनाने की बजाय तस्वीर को हिस्सों में बांटना शुरू कर रहे हैं, वही एक सबसे बड़ी वजह दिख रही है। चलते चलते शबनम जी, एक आखिरी कमेंट आपका चाहूँगा। तमाम जो कारक हैं, उन कारकों के बीच में एक जो सेफ रास्ता, जो आसान रास्ता, अगर हम कहें जनता के लिहाज से, समाज के लिहाज से, वो क्या है और कैसे हासिल किया जा सकता है? मेरे ख्याल में सबसे सही और आसान रास्ता वो है जो हमारा भारतीय संविधान हमें दिखाता है। और अगर हम भारतीय संविधान के मूल्यों को लेके चलें और उनको बचाने के लिए लड़ें और उनके मूल्यों को अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स तक, यूथ तक, स्कूलों में, तो मुझे लगता है कि सही रास्ता वहीं से निकलेगा। और वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी इस मुल्क की। वही एक ऐसा रास्ता है जो
हमको वापस सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ ले जा सकता है। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल 100%, और वही ट्रू सेक्युलरिज्म होगा, सिंबॉलिक सेक्युलरिज्म, पोस्ट कार्ड सेक्युलरिज्म नहीं होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों मेहमानों के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर जो मेहमानों की राय है वो यही है कि असल में जो तस्वीर दिख रही है इसके पीछे के कई कारक हैं, लेकिन हमें भारतीय संविधान के मुताबिक जो धर्मनिरपेक्ष एक तस्वीर है उसी तस्वीर को लेकर आगे बढ़ना होगा, उसके मायनों को लेकर, उसके पीछे ताकत हमें खुद खड़ी करनी होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, चलता रहेगा खबरों का सिलसिला। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।